गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल? जय महाकाल, ओला। बढ़िया, ठीक ठाक। जय जिनेन्द्र। बढ़िया बढ़िया। बॉन्जोर, राम राम। कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाया। कोशिश करो, देखो ऋतुराज, कोशिश करो। थोड़ा सा रिलेटेड तो है वो, है ना। चलो, चिन्मय मैकेनिकल मैकेनिकल नहीं 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 कविश। चलो जी, करते हैं अपन स्टार्ट, है ना। एक तो लास्ट के 2 क्वेश्चन है और एक जो 3 क्वेश्चन उससे पिछली वाली क्लास में दिए थे, ग्रुप पे जो डाले थे, वो 3 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो वो 3 क्वेश्चन हो गए क्या? उन 3 में से किसी में कोई डाउट है क्या? 3 में कोई डाउट है क्या? तो अपन पहले तो उसको कर लेते हैं डिस्कस, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो। नहीं नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? अरे ऐसा कैसा? हाँ, टेंजेंट वाला तो बता दें पहले, डाउट बता दें। चलो थोड़े थोड़े से, किसी का फर्स्ट डाउट है, किसी का सेकंड, थोड़ा थोड़ा सा मैं तीनों बता देता हूं, है ना। थोड़ा थोड़े से डाउट सब हो रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 5 टच ईच अदर एट 1,2। ठीक है, 2 सर्कल हैं, वो एक दूसरे को, दोनों का रेडियस भी सेम है, वो एक दूसरे को 1,2 पे टच कर रहे हैं, एक दूसरे को 1,2 पे टच कर रहे हैं। ठीक है, if equation of their common tangent at 1,2 is this 4x plus 3y equals to 10। इसकी इक्वेशन गिवन है 4x plus 3y is equals to 10। टच करना बोला जाए ना, टच करना बोला जाए मतलब ऐसा होगा, देखो। ठीक है, each of radius 5 touch each other at, ठीक है, 1,2। if equation of their common tangent then find the equation of circle। 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला ऑप्शन तो यह है कि मैं सीधे सीधे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन लिख सकता हूं। एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल अपन लिखते हैं x-1 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3y-10 इक्वल्स टू 0। एस याद आ रहा, एक पॉइंट को एक लाइन पे टच करने वाला फैमिली ऑफ सर्कल। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेडियस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके रेडियस की कंडीशन लगा देंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, क्योंकि यदि मैं इक्वेशन अरेंज कर रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स 4 लैम्डा -2 प्लस वाई 3 लैम्डा -4, ठीक है, -10 लैम्डा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका रेडियस 5 दे रखा, आप रेडियस 5 कर दीजिए तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू, 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रेडियस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगी। रेडियस 5 करेंगे तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक इस सर्कल के लिए आ जाएगी, एक इस सर्कल के लिए आ जाएगी। दिस इज मेथड नंबर 1। ठीक है, क्लियर है ये वाला मेथड? ठीक है, हाँ। अब इस क्वेश्चन में यही हो रहा है, और इसीलिए मैंने बताया भी था कि एक्चुअली बहुत सी बार क्या होता है कि दिखने में अपने को फैमिली ऑफ सर्कल लगता है ना, पर हो सकता है कि विदाउट फैमिली ऑफ सर्कल ज्यादा इजीली हो जाए। अभी इस क्वेश्चन में यही पार्ट एक्चुअली, आप बिना फैमिली ऑफ सर्कल के करेंगे ना तो ज्यादा इजीली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ज्यादा इजीली? पैरामेट्रिक लगा के। इस वाली लाइन का स्लोप है आपके पास -4/3, ठीक, और ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। कोई बच्चा पूछेगा क्यों होगी? ये लाइन दोनों सर्कल की टेंजेंट है ना, तो यदि ये लाइन दोनों सर्कल की टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि आप सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन बनाएंगे तो वो लाइन तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही आती है ना। सो दैट्स व्हाई इस वाली लाइन का जो स्लोप है वो m = 3/4 हो गया ना। स्लोप पता लग गया इस वाली लाइन का, C1 C2 का। ठीक है, ये पॉइंट पता है, ये डिस्टेंस पता है, इसको निकालना है।
लेट्स से इसको एक्स वाई मान के पैरामेट्रिक लगा दो, एक्स वाई मान के पैरामेट्रिक, एक्स वाई x1 y1 r थीटा इससे निकल जाएगा, tan थीटा 3/4 है, so that's why sin theta 3/5, so finally x minus 1 upon cos theta is equal to y minus 2 upon sin theta is equal to, sin theta is 3/5, sin theta is equals to 3/5 is equals to plus minus 5। क्लियर है? ठीक है, प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो आपके पास दोनों सर्कल के सेंटर्स आ जाएंगे, रेडियस आपको गिवन है तो आप दोनों सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलो क्लियर है, राइट? पैरामेट्रिक से ज्यादा इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन, मेथड दोनों है पर ऑब्वियस बात है पैरामेट्रिक से ज्यादा इजी हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा दोनों ऑप्शंस ओपन रखने हैं। ऐसा नहीं है कि अपने पास हमेशा फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है तो उसी से अपन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसको जिसको लिखना है। कहां पे, कहां पे बोल रहे हो? राइट साइड, -10 लैम्डा प्लस 5, अच्छा -10 लैम्डा प्लस 5 करना है इसको, ठीक है। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन क्या था? अ वेरिएबल सर्कल विच टचेस द लाइन, सेकंड है अ वेरिएबल सर्कल विच टचेस द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एट 1,1। एक वेरिएबल सर्कल है जो इस लाइन को 1,1 पे टच कर रहा है, तो वेरिएबल सर्कल मतलब कैसा सर्कल होगा? इस तरह का, ऊपर भी हो सकता है, ये वेरिएबल सर्कल मान लो आप। इफ ऑल और a variable circle which touches the line cut the circle x square plus y square plus 4x plus 5y minus 6 is equals to 0। एक दूसरा सर्कल और उसने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और वो ये बोल रहा है, अगेन ये फिक्स सर्कल है, कि ये फिक्स सर्कल इस वेरिएबल सर्कल को कट करता है। ठीक है, चलो जी मान लेते हैं कट कर रहा है, ये अपन ने कट करा दिया इसको कहीं पे रैंडमली, है ना। If all common codes of intersection pass through a fixed point, all common code of intersection pass through a fixed point, pass through a fixed point मतलब फैमिली ऑफ लाइन, इस सर्कल की इस वेरिएबल सर्कल के साथ कॉमन कोड, ये रही इसके साथ कॉमन कोड, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो आपको बताना है कि ये जितनी भी कॉमन कोड है, ऑल कॉमन कोड्स पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऑल कॉमन कोड पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि यदि मैं कॉमन कोड की इक्वेशन निकालूंगा तो वो फैमिली ऑफ लाइन बननी चाहिए। ठीक है प्रियांश, क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, दोनों का रेडियस सेम था प्रीवियस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम था, क्वेश्चन पढ़ लो ना एक बार यार, क्वेश्चन तो पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन है ना आपके पास। तो सबसे पहले इस वेरिएबल सर्कल की इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, वही फैमिली ऑफ सर्कल से, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला, इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करने वाला, ये बन गया आपका वेरिएबल सर्कल। देखो फैमिली ऑफ सर्कल बोलो, वेरिएबल सर्कल बोलो, मतलब वेरिएबल सर्कल मतलब उसी सर्कल को वेरी कराते हुए देख रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब बहुत सारे सर्कल। ये आपके पास इन सारे सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये आपके पास फिक्स सर्कल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बताओ बच्चों, यदि आपको कॉमन कोड की इक्वेशन निकालनी होती, यदि आपको कॉमन कोड की इक्वेशन निकालनी होती इस सर्कल और इस सर्कल की,
तो क्या करते, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। तो s माइनस एस डैश करेंगे कॉमन कोड, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आ गया 6x, ये आ गया आपके पास 7y, ये आ गया आपके पास -8 प्लस लैम्डा, इसको ऐसा एज इट इज रहने देता हूं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड which is clearly family of line, which is clearly family of line, so it will passes through a fixed point, और फिक्स पॉइंट आपको पता है कैसे निकाल सकते हो, L1 और L2 के इंटरसेक्शन से। L1 और L2 के इंटरसेक्शन से, माइनस लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे माइनस भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा अपन कर चुके हैं, याद है? सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपन ने करा था ऐसा, है ना? टू, उसमें बस फैमिली ऑफ सर्कल अपन ने दूसरे तरीके से लिखा था, उसमें फैमिली ऑफ सर्कल अपन ने अलग तरीके से लिखा था बस। हाँ, राइट, चलो जी। देन लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ ए, ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट, प्रभांशु पहले ये वाले क्वेश्चन देख लो बेटा, लास्ट वाले क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे अपन, ठीक है? पहले जो चल रहा है उसको देख लो। फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमा ए टू द सर्कल लाइज फ्रॉम दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सर्कल उसने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइंड द रेंज ऑफ ए सच दैट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पी। ये पेयर ऑफ टेंजेंट ए कोमा ए से, वो ये चाहता है कि यदि आपने ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाई है तो इनके बीच का एंगल π/3, लेट्स से दिस इज थीटा, तो थीटा की जो रेंज है वो π/3 से π/2 के बीच में है। तो ए का इंटरवल क्या होगा? कहां पे माइनस है कि प्लस? कहां पे बोल रहे हो वैष्णवी माइनस है कि प्लस? पिछले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हो क्या माइनस लैम्डा था? हाँ, वो माइनस लैम्डा था, अपन ने माइनस करा था ना, इन दोनों को माइनस, इन दोनों को माइनस करा था ना, तो यहां पे वो माइनस लैम्डा आ गया था अपने पास, ऐसा। हाँ, पी ए कॉमा ए है और ये सर्कल है आपके पास, ठीक है? तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स के लिए कंडीशन दे रखी है कि थीटा जो है वो π/3 से π/2 होना चाहिए। तो इसका मतलब यदि मैं θ/2 की बात करूंगा तो वो π/6 से लेकर π/4 के बीच में होना चाहिए। आप इस कंसेप्ट को समझे तो होता क्या है कि जैसे जैसे मैं इस पी पॉइंट को आगे लेता जाऊंगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। पीछे लेते जाएंगे तो कम होती जाएगी थीटा की वैल्यू। तो एग्जैक्टली वो कुछ ऐसा चाह रहा है कि आपको क्या करना है, लेट्स से मैं एक पी यहां पे मान लेता हूं और एक पी यहां पे मान लेता हूं, दिस एंड दिस। कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं पर डायग्राम से ज्यादा अच्छा मजा आएगा क्वेश्चन में। तो वो ये चाहता है, एक ये हो गया और एक आपके पास ये हो गया, कि ये जो P की पोजीशन है आपको ऐसी रखनी है कि ये जो थीटा है ये π/3 से लेके π/2 के बीच में मूव करते रहे। मान लेते हैं ये थीटा आपका π/3 है और ये थीटा आपका π/2 है।
तो आपका थीटा यहां से यहां के बीच में चलता है। तो थीटा पाई बाय 3 होने का मतलब हो गया कि ये पाई बाय 6 हो गया, थीटा बाय 2 ये पाई बाय 4 हो गया। और यदि आपको एक रूल पता हो, जो कि अपन ने लोकस वाली एक दो प्रॉब्लम्स में ऐसा करा भी था, कि यदि ये थीटा एंगल फिक्स रहता है तो इस पॉइंट का लोकस अपन ने एक सर्कल निकाला था कॉन्सेंट्रिक विद दिस वन, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, 90 पे डायरेक्टर सर्कल आया था। तो बेसिकली जब तक आपका ये एंगल फिक्स है, आपकी ये डिस्टेंस अकॉर्डिंगली फिक्स रहेगी। ठीक है, जब तक ये एंगल फिक्स है आपकी ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी। लेट्स से मैं इसको P1 मान लेता हूं, इसको P2 मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं। तो CP1 डिस्टेंस कितनी आएगी? इसका रेडियस तो 1 है ही सही, ये पाई बाय 6 CP1 डिस्टेंस कोई भी ले सकते हो आप, चाहे टेंजेंट की लेंथ ले लो, चाहे ये ले लो। इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की मैं बात करूंगा तो 1/CP1। So that's why CP1 is equals to 1/1/2, that is equals to 2 CP1 डिस्टेंस। बिल्कुल ऐसे यदि मैं CP2 डिस्टेंस की बात करूं तो ये एंगल पाई बाय 4 हो गया। अब ये वाला अपन ले लेते हैं 1, तो साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1/CP2 ले लेते हैं। तो CP2 इज इक्वल टू 1/1/√2, दैट इज √2। तो मींस ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 2 से लेके √2 के बीच में चलनी चाहिए। और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये डिस्टेंस कहां से कहां के बीच में चलनी चाहिए? बोलो बच्चों, आ गई ये वाली बात समझ में? ठीक है, चलो जी। तो ये हो जाएगा 2a², 2a² को लिखेंगे √2 mod a। mod a लिखना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस की बात कर रहे हो। तो mod a की वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर √2। तो mod a की वैल्यू 1 से √2 है, तो a बिलोंग्स टू -√2 से -1 यूनियन 1 से लेके √2। बोलो बच्चों, आ गई बात समझ में? हाँ कर सकते हो जुजैर, वैसे भी कर सकते हो। वही मैंने बोला ना, एक्चुअली दोनों चीजें हैं। देखो क्या होता है, जैसे ये एंगल फिक्स होता है ना, ये एंगल आपने फिक्स करा तो ये डिस्टेंस भी फिक्स हो गई, इधर से ये डिस्टेंस भी फिक्स हो गई, है ना। वो बात भी सही है जैसे जुजैर बोल रहा है कि भाई tan θ/2 की रेंज है, यहीं पे अपन tan θ/2 लिख देते हैं, यहीं से tan θ/2 निकाल लो, बिल्कुल सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। एंगल बिटवीन हाँ कोई बात नहीं, 2-3 तरीके हैं। मतलब अपने को तो इस एंगल को यूज करना है। देखो आप tan थीटा निकाल के करो, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स निकाल के करो, साइन थीटा निकाल के करो, उस एंगल का यूज होना चाहिए अपने पास। ठीक है, चलो बढ़े आगे। रौनक जैन, एक बार एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का नोट्स पढ़ना पड़ेगा आपको, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का फॉर्मूला पढ़ लेना। ठीक है, सीधा सीधा उसमें समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि सीधा मैंने एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, जिसको भी एंगल बिटवीन टेंजेंट्स का नोट्स लगा हुआ है, सीधा मतलब वो वही कंडीशन लगाई और कुछ भी नहीं लगाई अपन। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब अपन आते हैं लास्ट क्लास में वो क्या था, टेंजेंट वाले पार्ट पे चल रहे थे अपन, कॉमन टेंजेंट वाले पार्ट पे। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट वाले पार्ट पे मैं उस क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं। करा था क्या वो क्वेश्चन घर पे जाके ट्राई करा के बच्चों? ऐसा हो जाना चाहिए था यार, हुआ नहीं क्वेश्चन। x² + y² दिस इक्वल्स टू 0 था, है ना।
और एक सर्कल मेरे पास ये था। तो मैंने अभी तक क्या कैलकुलेशन आपको बताई थी कि भाई मुझे इतना तो पता लग गया था कि 4 कॉमन टेंजेंट्स बन रही थी, पहली बात, ठीक है। 4 कॉमन टेंजेंट्स बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या करा था, क्योंकि मुझे पता है कि अब 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे T1 एंड T2, जहां पे दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही होगी, है ना। तो सबसे पहला काम मैंने क्या करा था कि C1 C2 R1 R2, एक बार इसमें इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया था, राइट। उससे मेरे पास T1 आ गया था, मेरे ख्याल से ये 0,5/2 आ रहा था, बच्चों बता देना गलत हो तो। और T2 मैंने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया था, वो मेरे पास 3,4 आ गया था। बोलो बच्चों, यहां तक हो गया था? यहां तक में किसी को कोई डाउट था? यहां तक सबको क्लियर था? चलो बहुत बढ़िया बात है। तो अपन आगे अब यहां से मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है। ट्राई करा था क्या आप लोगों ने? ट्राई करा था कि नहीं घर पे जाके एक बार? हुआ कि नहीं? हो गया? कितने बच्चों का हुआ? हो गया था? हाँ, थोड़ा सा लेंथी तो है श्रेय, मतलब बहुत लेंथी तो नहीं होगा यार, बस वही कैलकुलेशन मुझे 2 बार करनी पड़ेगी, है ना। मतलब इतना लेंथी भी नहीं था यार, थोड़ा सा तो था पर इतना नहीं होगा, ठीक है। अब बस एक चीज आप समझना कि ये जो T1 और T2 पॉइंट अपन ने निकाले थे, तो T1 पॉइंट बेसिकली क्या था? इंटरनल टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था ना। और T2 क्या था? एक्सटर्नल टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट था ना। ये T1 और ये T2। तो जब मैं T1 को लेके कैलकुलेशन करूंगा तो आई विल गेट इंटरनल टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स टेंजेंट। T1 को लेके इंटरनल टेंजेंट और T2 को लेके करेंगे तो एक्सटर्नल टेंजेंट। सब बच्चों सुन लो, अब दोबारा मत पूछना कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन सी इंटरनल है। T1 से जो टेंजेंट निकलेगी वो इंटरनल टेंजेंट्स होगी, T2 से जो निकलेगी वो एक्सटर्नल, ठीक है। कैसे निकालते हैं? कोई भी एक सर्कल चूज कर लो। लेट्स से फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूं, उसका सेंटर इजी भी दिख रहा था मेरे को, 1 है ना, 1 आ रहा था। फर्स्ट वाला कोई भी सर्कल चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, एयर ऑफ टेंजेंट निकालना आता है। ये सर्कल लिया, इसका सेंटर 1,3 लिया, ये 0,5/2 ले लिया, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। कैसे निकालते थे? स्लोप m मान लेते थे, y माइनस m1 इज इक्वल टू mx माइनस 0, सो 2mx माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस 1,3, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। एम स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो रही है। क्या होता है जब एम स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो रही है? एक m नॉट डिफाइंड आता है और एक m माइनस 3/4 आता है। ये कैंसिल कर दो, एक m नॉट डिफाइंड होगा और एक m माइनस 3/4। याद आ रहा है ये वाला पॉइंट? जब m स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाता है तो 1/m 0 हो जाता है। ये m की 2 वैल्यू आ गई, इससे मेरे पास 2 टेंजेंट आ जाएगी। इसमें रख दो। इसमें रखने का तरीका आता है, m नॉट डिफाइंड मतलब डिनोमिनेटर 0, तो इससे मेरे पास x इक्वल टू 0 आ गया, m माइनस 3/4। ये 2 इक्वेशन आ गई। दिस इज डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, इंटरनल मतलब
इंटरनल और ट्रांसवर्स, क्योंकि अपन ने T1 को लेके कैलकुलेशन करी थी। ठीक है, सेम कैलकुलेशन दूसरा पॉइंट ले लो आप। दूसरा पॉइंट क्या था? 3,4 है ना। दूसरा पॉइंट क्या था? 3,4। तो अब 3,4 ले लेते हैं अपन। y माइनस 4 इज इक्वल टू mx माइनस 3। ठीक है, सेम पेयर ऑफ टेंजेंट 3,4 से बन रही होगी। ठीक है, तो mx माइनस y प्लस 4 माइनस 3m इक्वल टू 0। 3,4 3m माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, सेंटर सॉरी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे ना अपन। सेंटर से, सेंटर क्या था? सेंटर 1,3 था, है ना। सेंटर था 1,3। 1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू रेडियस 1 माइनस 2m। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया 3m स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 0 एंड nm इक्वल टू 4/3। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 4/3। m इक्वल टू 0 यहां पे रख देंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 4 और एक आप रख देना 4/3। These are the direct or external common tangent। कोई जरूरी नहीं है, देखो फिर आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैं बार बार 4 बार स्ट्रेस देके बार बार आपको बोल चुका हूं, फिर वो बार बार आप वही क्वेश्चन पूछते हो। ये कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हैं। कॉमन टेंजेंट मतलब दोनों सर्कल की टेंजेंट है, मींस दोनों सर्कल को टच कर रही है। तो आप किसी के भी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे तो वो रेडियस के इक्वल आएगी। आप चाहो तो दोनों बार पहले वाला सर्कल ले लो, दोनों बार दूसरे वाला सर्कल ले लो, एक बार पहले वाला ले लो, भाई दोनों की टेंजेंट है ना। तो दोनों के सेंटर से परपेंडिकुलर, ये ऐसा थोड़ी ना कि पहली बार पहला सर्कल लेना है, दूसरी बार दूसरा सर्कल लेना है। डायग्राम याद है? थोड़ा सा मतलब वो सोचना पड़ेगा। देखो आपको सब चीजें कंसेप्चुअल चल रही है। भाई ये लाइन इस सर्कल को भी टच कर रही है, इसको भी कर रही है, तो यदि मैं इसके सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो इसकी रेडियस के इक्वल करना है। इसके सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो इसके रेडियस के इक्वल करना। कोई भी एक चीज चूज कर लो आप, बिल्कुल ऐसे ही दोनों के लिए है। कोई भी एक चीज चूज कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे यही बात। T1 और T2 कैसे निकाला? श्रेय अग्रवाल लास्ट क्लास के नोट्स पढ़ लो, और आपका फॉर्म नंबर भी नहीं है तो आपको आउट करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को? अरे इतना टाइम मत लगाया करो, इतना टाइम लग रहा हो तो फिर उसको स्किप कर दिया करो, है ना। हाँ वो मैं बता रहा हूं, अभी रेडियस इक्वल वाले में बता रहा हूं जिग्नेश।
वैष्णवी, वो आपने जो डाउट्स भेजे ना, थोड़ा सा उसको एक्सप्लिसिट करके भेज देना। एक्चुअली मैं आपका स्टेटमेंट वो रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, आप जो लिख रही हो ना ऊपर क्वेश्चन के बाद जो स्टेटमेंट है ना, आप क्वेश्चन के साथ में अपनी हैंड राइटिंग में कि आपका ये आंसर आ रहा था, उसमें ये दिया हुआ है, तो ये गड़बड़, ये कंफ्यूजन है, तो उसका फोटो खींच के भेज देना। आप आपने जो भी डाउट्स भेजे ना, वो मेरे को थोड़ा सा वो स्टेटमेंट में रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो सबसे अच्छा, जैसे क्वेश्चन है, जो भी आपने सॉल्यूशन देखा, उसी के नीचे आपका जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, या आपको जो कि मेरा आंसर ऐसा आ रहा था, ये कंफ्यूजन इसमें ये दिया है, उसका फोटो खींच के आप मेरे को भेज देना। एपी के सॉल्यूशन का पीडीएफ, हाँ होगा 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 होगा। प्रभांशु, डाउट ऐप पर भेजो, जो भी भेजना है डाउट ऐप पर, डाउट ऐप पे भेज देना यार, ट्राई कर लूंगा, हो जाएगा। बेटा मैं बीच में 3 दिन छुट्टी पे था, किसी ने भेजा होगा, मैं आपसे पहले ही बोल रहा था, मैं 3 दिन बीच में छुट्टी पे था, तो उस समय जिसने भी डाउट भेजा होगा तो उसका मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, है ना। 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, मैं धीरे धीरे डाउट भेज रहा हूँ, सॉल्यूशन भेज रहा हूँ सबके, ठीक है। हाँ, अभी 2-3 दिन और लगेगा बेटा, मैंने सबके देखे हुए हैं, ठीक है, अभी 2-3 दिन और लगेंगे। हाँ ठीक है, चलो लिख लिया क्या? हाँ हाँ, जिसके भी होंगे सबके मैंने देख लिए हैं, वो तो अब धीरे धीरे करके भेज रहा हूँ, मतलब 29-30 तारीख तक के सब क्लियर हो गए, उसके बाद वाले में भेज रहा हूँ, है ना। कृष्णा दुबे के भी बहुत सारे डाउट पड़े हुए हैं, कृष्णा दुबे के भी देखे हैं मैंने। चलो लिख लिया क्या? बोलो, बढ़े आगे। हाँ हाँ, तो अब इसमें क्या है, जैसे देखो, अब मैं आपको सारा प्रोसेस ब्रीफ कर देता हूं, तो अपने को बस एक केस बचा है। तो जैसे अपन लास्ट के 3 केस की बात करें, है ना, मैं पहले केस में तो कोई कॉमन टेंजेंट बन ही नहीं रही थी, दूसरे केस में एक ही कॉमन टेंजेंट बन रही थी, और उसकी इक्वेशन s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 आई गई थी, करेक्ट बात है ना। ये अपन ने सबसे लास्ट वाला केस डिस्कस कर लिया है, इसकी अब सबको क्लियर हो गई कैसे निकालना है। अब मेरे 2 केस और बचे हैं। एक केस ये वाला था, जिसमें ऐसे टच कर रहा था, है ना, और एक केस आपका ऐसा वाला है, और एक वो इक्वल रेडियस वाला तो है ही से, अभी इक्वल रेडियस वाला और है अभी, है ना, एक ये वाला केस, ठीक है। दिस इज T2, दिस इज T2। इसकी इक्वेशन s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 से आ जाएगी, ठीक है बच्चों। नाउ इन दोनों की इक्वेशन सेम जो अभी अपन ने T2 वाला प्रोसेस लगाया है उससे, पहले ये T2 निकाल लेंगे एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद जैसे अपन ने पेयर ऑफ टेंजेंट निकाला है वैसे अपन कर लेंगे। बोलो बच्चों, हो जाएगा कि नहीं? बोलो बच्चों, हो जाएगा? T2 सब निकाल सकते हो C1 C2 का सेक्शन फॉर्मूला लगा के, और एक बार T2 पॉइंट आ गया तो जैसे अपन पेयर ऑफ टेंजेंट्स लगा रहे हैं, है ना। अच्छा, और ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप क्या कोई भी एक सर्कल चूज करके उस सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, उसमें आप ये मत सोचो कि सर कौन सा सर्कल लें, एक बार ये लें या एक बार, अरे कोई भी एक सर्कल अपन ले सकते, ठीक है। चलो जी, अब एक लास्ट केस, यदि सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए, उसमें भी क्या है कि 3 केस बनते हैं। एक ये वाला केस, इसमें ऑब्वियसली ये वाली भी बनेगी, एक ये वाला केस,
ठीक है, और एक आपके पास जो भी अपन ने करा था वही वाला केस, ठीक है, वही तीनों केस। इस वाले को तो अभी भी वो T1 वाले प्रोसेस से निकल जाएगा ना, T1 वाले से निकल जाएगा ये तो अभी भी, है ना। अब इन दोनों की बात करते हैं अपन कि इन दोनों में अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज लगानी है, बहुत बेसिक सी चीज। क्या कि इसका स्लोप मान लेना m, ठीक है, या सबसे अच्छा तरीका है, हाँ अपन ऐसा करेंगे, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये चीज बोल सकते हैं क्या, डायग्राम से कुछ चीज समझ में आ रही है क्या, जैसे C1 और C2, ये जो लाइन है ये C1 C2 के पैरेलल होगी, ये बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जो टेंजेंट है ये C1 C2 के पैरेलल होगी, है ना। बस बहुत बढ़िया, हो गया अपना काम। तो यदि ये लाइन C1 C2 के पैरेलल हो गई तो इसका स्लोप ही मिल गया फिर मुझे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C1 C2, बोलो, मिल गया ना, ठीक है। और यदि स्लोप आपको मिल गया तो फिर आप चले जाओ पहले स्लोप फॉर्म से जो टेंजेंट अपन निकाल देते। स्लोप यदि मैं आपको किसी टेंजेंट का स्लोप दे दूं, किसी टेंजेंट का स्लोप यदि मैं आपको दे दूं तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो उसकी, इक्वेशन निकाल सकते हो उसकी। कैसे निकालोगे, आप मान लेना लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c, आप मान लेना लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c। नहीं बेटा, उससे वैभव डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लगा के इक्वेशन कैसे आएगी। देखो इक्वेशन निकालनी है अपने को, थोड़ा समझो उसको, इक्वेशन निकालनी है ना, डिस्टेंस लगाई आपने तो क्या आया उससे, वो डिस्टेंस कैसे लगाओगे, क्योंकि स्लोप तो दोनों का सेम ही रहेगा ना, नहीं आ पाएगा उससे, क्योंकि दो कांस्टेंट जाएंगे ना, उससे नहीं आ पाएगा वो, है ना। सबसे सिंपल एक ही तरीका है, इसका स्लोप आप निकाल लेना, निकल जाएगा, इसका स्लोप भी वही होगा, y इक्वल टू mx प्लस c मान लेना, उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप लिख लेना स्टार लगा के, इफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, है ना। भले मैं एक केस लेके आपको बता भी देता हूं तो ठीक रहेगा आपके लिए। जैसे मान लो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। एक सर्कल मान लो आपकी एक्स, एक सर्कल आप मान लो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब इन तीन में से कोई एक केस बन रहा है, इसमें मैं चेक नहीं कर रहा हूं पर वो डायग्राम से बन दिख रहा है मेरे को कि भाई ऐसा कुछ बन रहा होगा, जैसे इसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 है ना, इसका सेंटर 3,4 रेडियस 1, तो ऐसा वो फोर्थ वाला केस उसमें बन रहा होगा। तो ये दो टेंजेंट तो निकल ही जाएगी। अब इन दोनों की इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करना, इसका सेंटर 0 0, इसका सेंटर 3 4, तो स्लोप आ गया इसका दिस, टेंजेंट का स्लोप भी यही होगा, है ना। अब हालांकि इसमें एक काम और कर सकते हो, इसको यूज करोगे तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला ही लग जाएगा, नहीं यदि टेंजेंट का स्लोप पता लग गया तो फॉर्मूला लगा सकते हो, याद आ रहा है। और नहीं तो आप तो फॉर्मूला छोड़ो, मैं इक्वेशन मान लूंगा y इक्वल टू 4/3x प्लस c, ठीक है, 4x माइनस 3y प्लस 3c इक्वल टू 0, ठीक। अब इस पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दो,
सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू, कोई भी एक सर्कल ले लो, लेट्स से 0 0 से 0 0 3c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। तो मॉड ऑफ 3c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/3। ये c की वैल्यू इसमें रख दो तो आपके पास दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। बोलो बच्चों, प्रोसेस समझ में आ गया? कोई डाउट है? क्लियर? बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ C1 C2 निकाल कर x एंड y कोफिशिएंट सेम होगा टेंजेंट का तो हो जाएगा, उस तरह से आ रहा है। हाँ, वो भी आप कर सकते हो, पर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो यूज करनी ही पड़ेगी उसमें भी, है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो यूज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। रिकैप कर दूं? बताओ इसमें क्या चीज रिकैप करवाना चाह रहे हो? सब कुछ मैंने इसीलिए एक्सप्लिसिट लिख दिया, पढ़ो तो एक बार। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C1 C2। पढ़ो तो, पढ़ो तो। इसका स्लोप बराबर इसका स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेना, फिर कंडीशन लेट, इक्वेशन लेट कर लेना y इक्वल टू mx प्लस c, और फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देना। हाँ देखो, वो इनडायरेक्टली वैभव जो आपने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जो निकाला होगा, वो इनडायरेक्टली वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाली ही बात हो गई ना। जो आपने बिटवीन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस निकाला है, इनडायरेक्टली एक तरह से वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही हो गई, मैथमेटिकली अपन सोचेंगे तो। इसलिए आप वो करके हो सकता है आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ रही हो, इसलिए। हाँ ठीक है, पर एक्चुअली मैं इसलिए इसको यूज कर रहा हूं बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस थिंग, तो दिस इज मोस्ट कॉमन एस्पेक्ट। मुझे तो एक ही चीज पता है कि यदि मेरे पास टेंजेंट का स्लोप आ गया और मुझे यदि सी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है। भले वो आप कॉमन टेंजेंट्स की बात करें, भले वो आप स्लोप फॉर्म की बात करें या किसी और चीज की बात करें, मुझे तो एक चीज ये फिक्स पता है, इसलिए। निखिल लास्ट क्लास में थे क्या? निखिल लास्ट क्लास में थे? चलो लिख लिया, चलो जी बढ़ते हैं आगे, है ना। अच्छा, निखिल आपके नाम से एक जना और है रखा है, पता नहीं कौन सा असली वाला निखिल है, कैसे पता लगेगा? भग गया, भग गया, वो पहले ही भग गया। यार ये बड़ी दिक्कत होने लग गई आजकल कि दूसरा कोई बच्चा रिपीट करवा देता है। एक अपन कोड बना लेते हैं, ऐसा करते हैं कुछ, उसमें पता है दिक्कत ये हो रही है एक्चुअली कि कोई दूसरा बच्चा आके, पता लगा आप लोगों को समझ में आ गया, कोई नकली बच्चा आके टाइम वेस्टेज कर रहा है, वो रिपीट करवा देता है कि मेरे को समझा नहीं, मुझे, मैं उसके चक्कर में रिपीट कर देता हूं बहुत सी बार, है ना। चलो देखते हैं, करते हैं कुछ कुछ, यदि और ऐसा मेरे को लगेगा तो कुछ कोड अपन बनाएंगे। चलो जी बढ़ते हैं आगे अपन। फॉर्म नंबर से पता लग जाता है, लेकिन मेरे को सबके फॉर्म नंबर नहीं याद है ना, उस बच्चे ने भी कुछ कुछ फॉर्म नंबर डाला हुआ है।
एलन टाइप का फोन नंबर डाला हुआ है, तो मुझे थोड़ी ना एक्चुअली सबके फोन नंबर है ना। चलो जी, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। बोलो अपन कहां पे थे, अपन कहां पे थे। तो कॉमन टेंजेंट्स वाला पार्ट अपना पूरा, एक आध क्वेश्चन और मेरे को देना था यार, इस पे मैं भूल गया, कॉमन टेंजेंट्स पे इस तरह की बात में एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। C1 be a circle of radius 1 unit touching both axes C2 is another circle that also touches both axes and also touches C1 externally. Then radius of C2 is रेडियस ऑफ C2 is, ठीक है। अच्छा, इसमें ना जैसे एक चीज और आप ध्यान रखना, ये टचिंग वाले की अपन बात करें यदि, ठीक है, कि जब भी आपको ऐसा बोलना ना कि दो सर्कल टच कर रहे हैं, ठीक है, दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो जब तक वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी दो सर्कल टच कर रहे हैं ना, दो सर्कल टच कर रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूं केवल सर्कल टचिंग, दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ टचिंग एंड दैट इज ऑल्सो द केस ऑफ टचिंग। तो जब तक वो नहीं बोले इंटरनली और एक्सटर्नली, वी हैव टू कंसीडर बोथ द पॉसिबिलिटी, वी हैव टू कंसीडर बोथ द पॉसिबिलिटी। या तो डायग्राम में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन मिल जाए कि हाँ भाई यही पॉसिबल होगा, ये नहीं होगा, तो फिर एक अलग बात है, अदरवाइज मुझे दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। C1 be a circle of radius 1 unit touching both axes. C2 is another circle that also touches both axes, ठीक है, and also touches C1 externally. Then the radius of C2 is, radius of C2 अपने को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो तो एक बार। नहीं अंशुल, नहीं 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 अंशुल, दिखने में वो ऐसा ही लगता है पता है, पर आंसर ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। पिछले में सेकंड केस के लिए भी वही है ना, हाँ 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 हाँ, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे कि आपको रेडियस पूछा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप डायग्राम कहीं पे भी बना सकते हो। ये एक सर्कल है C1, इसका रेडियस 1,1, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से सबको पता होगा, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये पॉइंट सबको पता होगा कि उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों सेम होता है। अब एक सर्कल और है C2 जो भी दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस वाले को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ऐसा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका रेडियस यदि मैं अल्फा मान लूं या के मान लूं, अल्फा मान लिया, तो इसका सेंटर भी क्या होगा, अल्फा कॉमा अल्फा,
या एच कॉमा एच कुछ भी मान लो, मतलब ठीक है। अब और क्या कंडीशन लगा सकते हो, कभी भी जब सर्कल टच कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, उसकी कंडीशन जरूर लगेगी। ये अल्फा कोमा अल्फा, तो मैंने इस चीज की कंडीशन लगाई कि ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा था, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा था ना। अब ये इस सर्कल को भी टच करेगा, तो आप बता सकते हो दो सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो क्या कंडीशन होती है बच्चों? दो सर्कल जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो कभी भी वो बोल रहा है कि सर्कल टच कर रहे हैं। हाँ, चारों क्वाड्रेंट में ये केस बन सकता है, पर अपने को केवल रेडियस निकालनी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस किसी में भी निकालो, सेम ही आने वाली है। हाँ बिल्कुल सही बात है, रेडियस सब में सेम ही आएगी। अपने को कोऑर्डिनेट नहीं निकालने, अपने को रेडियस निकालनी। कोऑर्डिनेट निकालने होते तो ऑब्वियसली क्वाड्रेंट वाइज केस कंसीडर करना पड़ता। तो C1 C2 हो जाएगा आपके पास अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वन का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देते हैं, इज इक्वल टू, so 2 alpha square minus 2 to the 4 alpha plus 2, so alpha square minus 6 alpha plus 1 equals to 0, so alpha is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a, so 6 plus minus 32, 16 दूनी 32, 3 plus minus 2, 3 प्लस माइनस 2, यही आपका रेडियस भी होगा, सेंटर निकालना होगा तो ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट भी होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि एक सर्कल पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर हो और दूसरा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर हो। इशिता, यदि वो जो आप बोल रहे हो ना, तो फिर तो यही वाला डायग्राम इधर बनेगा एक्चुअली। आप जो सोच रहे हो मैं समझ गया आपकी बात। आप ये सोच रहे हो कि ऐसा कुछ सोच रहे हो आप कि एक, ओके हाँ, तो चलो मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या बताया था, पता नहीं कब गई थी आवाज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया था सबको? क्वेश्चन ये था कि आपको एक सर्कल निकालना था जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो मैंने मान लिया ये। और आपको पता है कि सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस तीनों सेम होते हैं, तो मैंने रेडियस अल्फा माना, तो ये अल्फा अल्फा हो गया। एक्सटर्नली टच कर रहा है तो C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 कंडीशन अपन ने लगा दी। ठीक है, ऐसा अपने पास था। ठीक है, हाँ वो किसी का डाउट ये था कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, किसी का डाउट ये था कि मतलब वो बोला कि मान लो आपने एक सर्कल इसको बनाया, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि दोनों एक्सिस को टच करे और इस वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच करे, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में ये आ रही है कि सर अपन ऐसा भी तो कर सकते हैं कि दोनों एक्सिस को टच करे और इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करे, तो अपन इस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट में बना दें। तो आप सोच के देखो, यदि आप इस क्वाड्रेंट में इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करने वाला सर्कल बनाओगे, मतलब यहां से तो लेके जाओगे ही सही ना। अब यदि यहां से लेके जाओगे तो बेटा ये इसकी मिरर इमेज ही तो बनानी पड़ेगी ना आपको, वो तो उसका तो रेडियस 1 ही आ जाएगा। हाँ मतलब उसमें ये जरूर आप बोल सकते हो कि सर फिर आंसर 1 आंसर 1 भी तो होना चाहिए उसका,
आपकी बात सही है, उसको थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि इन द सेम क्वाड्रेंट, इन द सेम क्वाड्रेंट, नहीं तो फिर वो आंसर, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, हाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है, अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि भाई मुझे सेम क्वाड्रेंट में चाहिए, ठीक है, तो फिर आप यदि सेम क्वाड्रेंट नहीं बोल रहा तो एक पॉसिबिलिटी ये सही है, आप बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो ठीक है, रेडियस 2 क्यों आई है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये आप बता सकते हैं कि 2 आंसर क्यों आ रहे होंगे, 2 रेडियस क्यों आई है, 3 + 2√2, 3 - 2√2, 2 सर्कल बनेंगे ना, ना इंटरनल के क्यों आएंगे, अपन ने कंडीशन एक्सटर्नल की लगाई है तो इंटरनल वाला सर्कल कैसे आ जाएगा जी, हाँ आदित्य ने सही बोला, एक सर्कल पता है यहां बनेगा, देखो ये ऐसा वाला यहां पे बनेगा एक सर्कल, दिख रहा है, हाँ ये भी एक्सटर्नल वाला ही है ना, देख लो इसके लिए भी कंडीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही, सही बात है कि नहीं, है ना, ठीक है ठीक है, क्लियर है, चलो बड़े आगे, अब 3 क्यों आ गए रेडियस, हाँ उधर वाले का मानोगे तो 1 आ जाएगा, उधर वाले का मानोगे तो 1 आ जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अब आगे, तो कभी भी बस जैसे टचिंग वाले जो कितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी ना टचिंग वाली, उसमें यही है, एक्सटर्नली टचिंग है तो C1 C2 बराबर R1 + R2 लगा दो, इंटरनल टचिंग है C1 C2 इक्वल्स टू R1 - R2 लगा दो, यही सब कंडीशंस आपको लगानी रहेगी, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट का वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं ब्रीफली, अपन मैं डिराइव करा दूंगा आपको, कोई बहुत सिंपल सी बेसिक मैथमेटिक्स लगाई हुई है। जैसे मान लो कि आपके पास 2 सर्कल्स ये हैं, तो लेट्स से दिस वन, this one, this one, and this C1 C2, है ना, P1 P2, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब P1 से लेकर P2 तक की डिस्टेंस, इसको अपन बोलना है, मतलब एक तरह से कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऐसा बोल सकते हो आप, कॉमन टेंजेंट लिख लेना, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। P1 P2 होगा तो P1 P2 होगा आपके पास √of C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस P1 P2 है ना, तो R1 - R2 का होल स्क्वायर, और एक आपके पास R1 R2 होगा, अभी मैं बता देता हूं कैसे आया, एक बार फॉर्मूला आप लिख लो तो फिर मैं बता रहा हूं, एक आएगा आपके पास C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, और C1 C2 का होल स्क्वायर और R1 + R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कैसे आएगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, चलो लिख लिया क्या, मैं आगे अलग डायग्राम में बता देता हूं आपको। सर्कल में स्पेशली इंफॉर्मेशन यूज करना चमकता नहीं है, फॉर्मूला दैट इंस्टेंट, कैन ऑल्सो बी डन बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट टू बिगर सर्कल माइनस, हाँ वो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ बिगर सर्कल माइनस लेंथ ऑफ इनर सर्कल करेंगे ना तो आपको फिर उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो
जैसे मैं कैसे करा अपन ने, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें, जैसे यूं समझो आप, C1 C2 ठीक है। अपन क्या करते हैं कि ये निकालना अपने को निकालनी, सॉरी ये लेंथ निकालनी ना अपने को, ये वाली लेंथ निकालनी। तो अपन एक काम करते हैं, डायग्राम थोड़ा सा आपको मैं और क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आप डायग्राम में ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें ना पता बड़ा कंफ्यूजिंग सा डायग्राम बनता है एक्चुअली। एक सर्कल बहुत बड़ा करता हूं मैं और एक सर्कल बहुत छोटा कर देता हूं, तो सही रहेगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज P1, दिस इज P2। ठीक, ये यहां से ज्वाइन कर दिया, इसके सेंटर से C1, और इसके सेंटर से ज्वाइन कर दिया लेट्स से C2। ठीक, दिस इज R1, दिस इज R2। इसको C2 से इस पे अपन परपेंडिकुलर डाल देते हैं, C2 से इस पे परपेंडिकुलर। C2 से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। अब जब आप C2 से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ध्यान से समझना, ये एंगल 90 है ना, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। मैंने तो केवल यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला था, तो ये 90 आ गया था, ये दोनों 90 था, तो ये 90 था, है ना। तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R1 माइनस R2। पाइथागोरस लगा दो, लेट्स से स्क्वायर मान लेते हैं, तो L स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपके पास आ जाएगी। बोलो बच्चों, क्लियर है ना, है ना। बिल्कुल ऐसे उसमें क्या होता है सेकंड वाले केस में, ठीक है, निकालना हो तो वो आप निकाल लेना, सेकंड वाला केस में नहीं बता रहा, उसको एक बार आप ट्राई कर लेना। उसमें क्या होगा कि ऐसा डायग्राम बनेगा कि जैसे इसमें R1 माइनस R2 आ रहा ना, उसमें R1 प्लस सेम चीज रहेगी, उसमें क्या अपने को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसमें R1 प्लस R2 अपने पास आ जाएगा। हाँ, ये सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो, वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन में इस पे दूंगा आपको, ग्रुप पे डाल दूंगा एक दो क्वेश्चन अभी। अब मिक्स टाइप के क्वेश्चन, अब ऑलमोस्ट सर्कल का सारा पार्ट हो गया अपना, बस एक लास्ट पार्ट अपना बचा हुआ है, दैट इज रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस, ठीक है। What is radical axis? Radical axis is locus of a point for two given circle. Radical axis is a locus of a point for two given circle from which tangents drawn to circles are of equal length. ठीक है, रेडिकल एक्सिस किसको बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, locus of a point for two given circles from which tangents drawn to the circles are of equal length. आप एक पॉइंट से यदि एक ही सर्कल पे टेंजेंट्स बनाते हैं तो उसकी लेंथ तो इक्वल आती है, ये सबको पता है। रेडिकल एक्सिस मतलब अब अपन ऐसे
पॉइंट की बात कर रहे हैं कि दो सर्कल्स आपके पास हैं, दो सर्कल्स आपके पास हैं, इन टच करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो सारे केस अभी लेंगे। अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, फिर मैं अलग अलग स्पेसिफिक केस पर आऊंगा कि टच करेंगे तो बन सकता है कि नहीं बन सकता, कट करेंगे तो क्या होगा, वो अलग अलग केस। एक जनरल बात पहले अपन कर लेते हैं कि दो सर्कल्स यदि आपको गिवन है तो उनके लिए रेडिकल एक्सिस मतलब एक ऐसे पॉइंट का लोकस होगा जिससे यदि मैं इस पे टेंजेंट बनाऊं और इस पे टेंजेंट बनाऊं तो उसकी लेंथ इक्वल आएगी। तो लेट्स से इसको एच के मान लेते हैं। फर्स्ट वाले सर्कल की इक्वेशन में मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड वाले सर्कल की इक्वेशन में मान लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। PT1 निकालना आता है, याद है PT1 का फॉर्मूला बेटा, रूट S1, S1 मतलब h के इसमें रख दें, ये होगा ना रूट S1 इज इक्वल टू रूट S2, ये होगा। है ना, ठीक, रूट S1 इक्वल टू रूट S2, राइट। लास्ट में क्या करते हैं, रूट से रूट हटा देते हैं। अब आप ध्यान से समझना, देखो रूट से रूट हटा देते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। लास्ट में अपन क्या करते हैं, लास्ट में अपन क्या करते हैं सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है, लास्ट में क्या करते हो सर्कल की इक्वेशन, सॉरी लोकस निकालने के लिए एच के की जगह एक्स वाई रखते हैं ना, ठीक है। लेट्स से यदि मैं एच के की जगह एक्स वाई रखूंगा, सपोज करो यदि मैंने एच के की जगह एक्स वाई रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू, अंडर रूट से अंडर रूट हटा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस c2, ये आएगा ना। तो इनडायरेक्टली देखें तो ये तो वापस से मेरे पास फर्स्ट वाला सर्कल आ गया, ये वापस से सेकंड वाला सर्कल आ गया। लेट्स से मैं इसको s इज इक्वल टू 0 बोल देता हूं, इसको s डैश इक्वल टू 0 बोल देता हूं, तो देखा जाए तो s इक्वल टू s डैश ही आ गया, मतलब s माइनस s डैश इज इक्वल टू 0। वापस से रेडिकल एक्सिस की जो इक्वेशन है, आपको कॉमन कोड टाइप की इक्वेशन मिल गई, नहीं कॉमन कोड टाइप की मिल गई अपने पास, s माइनस s डैश इक्वल टू 0। दिस इज रेडिकल एक्सिस, s माइनस s डैश इक्वल टू 0, ठीक है। चलो एक बार इसको लिख लो, फिर अपन इस पर अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी। अभी बता रहा हूं डिफरेंट क्या है, वो मैं बता रहा हूं ना बेटा, डिफरेंस क्या है वो मैं बता रहा हूं, सब चीजों पे आ रहे हैं अपन। अभी इक्वेशन अपन ने निकाली है, अब आगे बात करते हैं अपन डिफरेंस क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसमें। नहीं लेटरल एक्सिस जैसा तो कुछ नहीं होता सुशांत। हाँ हर्ष काले कर सकते हैं, अभी एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं सब बता दूंगा। तनिष मुझे नहीं पता यार कौन से केस की बात कर रहे हो, ऐसा कोई केस हुआ है क्या आईटी बॉम्बे या 237 वाला, पता नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं।
हाँ, अब करना स्टार्ट कर सकते हो। अब आप चाहो तो जैसे इंगेज वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। चलो लिख लिया। चलो हाँ, तो पहली बात तो ये हो गई कि इक्वेशन तो अपन ने निकाल ही ली, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 करके, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये मैंने शायद आपको पहले बताया था कि नहीं बताया, कि ये जब भी जैसे आप s माइनस एस डैश करोगे ना, तो उस समय आप ये ध्यान रख लेना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में 1 1 करने हैं। s माइनस एस डैश जब भी करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों में आपको 1 1 करने रहेंगे, है ना। नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे केसेस, ठीक है, इस तरह की रहेगी अपने पास। ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन तो निकाली जाएगी अपने पास, इक्वेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब मैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो आप बार बार बात कर रहे हो कि सर ये तो कॉमन कोड ही आ गई ना, तो फिर अपन क्या करेंगे। इनफैक्ट कॉमन कोड भी थी, और इनफैक्ट जब दोनों सर्कल, यदि आपको याद हो, दोनों सर्कल जब टच कर रहे थे तो वो तो कॉमन टेंजेंट भी थी ना। दोनों सर्कल जब टच कर रहे थे तो एक तरह से वो कॉमन टेंजेंट भी थी, नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि रेडिकल एक्सिस फॉर द टू सर्कल्स always exist except concentric circles, except for concentric circles. If circle intersect then common chord will be radical axis, and if circle touches then, अरे यार एक टॉपिक रह गया अपना, चलो बता दो। Common chord will be radical axis, and circle touches if circle touches then common tangent at point of contact, common tangent at point of contact will be radical axis. ठीक है बात, अब समझ में आ गई बात आपको पूरी। हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन रह गया यार, वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पहले कराना था, अब वो कराना पड़ेगा मेरे को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। रेडिकल एक्सिस फॉर द टू सर्कल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एक्सेप्ट फॉर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि यदि साफ साफ दिख रहा है कि यदि दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गए तो ये जी और एफ भी सेम आएगा, तो ये पूरा भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास C1 इज इक्वल टू C2 आ जाएगा, तो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी उस केस में, इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसलिए क्या है कि यदि आपके पास रेडिकल एक्सिस हर केस में एग्जिस्ट करता है, रेडिकल एक्सिस जो है वो हर केस में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक
सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल वाले केस को छोड़कर, ठीक है। इफ सर्कल इंटरसेक्ट, यदि सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कोड विल बी द रेडिकल एक्सिस। सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन कोड जो है वही रेडिकल एक्सिस होगा, पता ही है क्योंकि इक्वेशन वही आती है। और यदि सर्कल टच करते हैं तो कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये रेडिकल एक्सिस, ये रेडिकल एक्सिस और ये रेडिकल एक्सिस, ठीक है। और उसके अलावा जो रेडिकल एक्सिस है इन जनरल, उसके अलावा रेडिकल एक्सिस यहां पे कहीं पे बीच में आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आएगी, ऑब्वियसली रेडिकल एक्सिस, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्कल के केस में, ठीक है, अंदर हो तो भी हो जाएगा। केवल एक कॉन्सेंट्रिक वाले में अगर सर्कल अंदर है तो भी आपका रेडिकल एक्सिस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि सर्कल एक दूसरे के अंदर है, ऐसा है, तो भी आपका रेडिकल एक्सिस बनेगा। केवल कॉन्सेंट्रिक, अंदर वाले में भी केवल आप कॉन्सेंट्रिक वाले को छोड़ दो, कॉन्सेंट्रिक वाले को छोड़ दो उसके अलावा, ठीक है। इन दोनों केस में कॉमन टेंजेंट, सारी कॉमन टेंजेंट रेडिकल एक्सिस नहीं है बेटा, सारी कॉमन टेंजेंट नहीं, केवल इन दोनों केस में ये जो कॉमन टेंजेंट है ना वो रेडिकल एक्सिस है, बाकी नहीं है अपने पास, ऐसा, ठीक है, राइट। चलो फिर अब मेरे को वो एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, क्या सॉरी, एंगल बिटवीन सर्कल्स बना नहीं, इसके बाद अपन बेटा पहले कोऑर्डिनेट पूरा करेंगे, एलिप्स हाइपरबोला, पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला लेंगे, ठीक है। पहले पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला लेंगे, उसके बाद लास्ट में लेंगे फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वगैरह, तो बाद में ले लेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर अपन बस रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज मुझे बतानी है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत सारी है, ठीक है। चलो, हाँ बाकी चैप्टर छोटे हैं एक्चुअली, स्ट्रेट लाइन सर्कल ही सबसे बड़ा होता है ना। बाकी चैप्टर बहुत, अब क्या है, अब बहुत इजी होता जाएगा, सारी इक्वेशन है ना ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड हो गई, अब हर चीज अपने लिए स्टैंडर्ड हो गई। अब आपको सीधे सीधे ऑलमोस्ट मतलब 50% तो सीधे फॉर्मूला लिखने रहते हैं अपने को, है ना, थोड़ा बहुत नया पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा, पर फिर भी एक बार बस ये स्ट्रेट लाइन सर्कल, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरी स्लाइड थी, ये तीसरी स्लाइड थी, फोर्थ, पीएनसी एलजेब्रा का ही मान लो यार, एलजेब्रा ही है वैसे तो पीएनसी। ठीक है, चलो ठीक है, ओके देन, बाय बाय। तो अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। चलो ओके बाय।